अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज फिर सियासी मैदान में, सियासी दंगल में कौन लाडला है, कौन सिलेक्टेड है, इसकी बाज़गश्त रही और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि एक जमात के लिए है और दीगर के लिए नहीं है, उसके हवाले से भी बड़े तनकीद के निश्तर जो हैं बरसाए गए। दोनों इतराफ़ से नाजरीन ये जो बयानात का तबादला था वो आज जारी और सारी रहा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी यूथ कन्वेंशन से वो खिताब कर रही थी और बिलावल साहब ने भी चूँकि जलसा किया है उनसे खिताब किया है, तो दोनों इतराफ़ से ये भारी भरकम एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुई है। इसमें मजीद आगे जाते हुए नाजरीन इजाफा इस बात का भी करना ज़रूरी होगा कि अब इलेक्शन से चूँकि एग्जैक्टली हम लोग 2 माह की दूरी पर खड़े हैं, क्योंकि 8 फरवरी को एग्जैक्टली इलेक्शंस का दिन है अगले साल। तो अब देखना यह है नाजरीन कि ये 2 महीने में और मजीद क्या डायनामिक्स चेंज होंगी, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। तो ये जो 2 इतराफ़ से जहाँ पर ये शदीद बयानात का तबादला हो रहा है, वही 2 जमातें जो हैं अब से अनकरीब ही बहुत क्लोज इत्तेहादी भी रह चुके हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हम तमाम को जहनों में रखनी चाहिए। बहरहाल नाजरीन, सियासी एतबार से जो बयानात है वो भी आपको सुनवाऊंगी और दीगर एतबार से भी ज़रा बात करेंगे तवील तौर पर, लेकिन एक अहम जो इशू है उसकी तरफ आपकी तवज्जो लाना ज़रूरी समझती हूँ। वो है टेक्नोलॉजी के हवाले से जो 4G का एक इजरा था पाकिस्तान में, यकीनन वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आया था। 2015 के सन की ये बात है, और उसके बाद से बहुत उस तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे जो कि पाकिस्तान में मुतारिफ हुए, और यकीनन इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी का क़याम है वो मैनी स्टेप्स अहेड गया। फिर नाजरीन 5G के हवाले से जो इजरा है वो क्यों इस वक्त डोल ड्रम्स में नज़र आता है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये यकीनन एक बहुत अहम इशू है जिसकी तरफ तवज्जो हम लाना चाहेंगे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अगले वीक भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इस हवाले से कुछ हम लोग हाईलाइट करें और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस लें, जो मुतलका मिनिस्टर हैं उनसे भी पूछें कि ये तमाम तर मामला क्या इसमें एक्चुअली रुकावट है, क्योंकि जो दीगर जो रीजनल ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो इन तमाम चीज़ों में वैसे भी काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग पाकिस्तान, इस ख़ास मुद्दे की तरफ अभी आपको कुछ मैं चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, कुछ एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताते चलते हैं, वहाँ पर थोड़ी आपकी तवज्जो हो, ताकि ये प्रेसिंग इशू है और जिसकी तरफ शायद इस वक्त हमारा फौरी तौर पर ध्यान जाना और हमारी इंक्लिनेशन जाना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत वक्त है अगर हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। कुछ इन हवाले से नाजरीन चीज़ें देखते चलिएगा। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की फौरी ज़रूरत है। इन हवाले से 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने पे टीवी नामी कंपनी को वायरलेस टीवी नेटवर्क के लिए 15 साला लाइसेंस जारी किया। ये एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिसके तहत हम बात करें। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड ने 1996 में फ्रीक्वेंसी मुख्तस की, लेकिन बाद में SNL नामी कंपनी ने हुकूक दावा किए, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियाँ हुई। अदालत में रिट पिटिशन, हुक्म इम्तनाई और खिलाफ वर्जियों की वजह से लाइसेंस की मनसूखी जैसे कानूनी तनाज़ात पैदा हुए, जिससे सूरत हाल मज़ीद अफसोसनाक शक्ल इख्तियार कर गई। बाअसर और सियासतदान फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के मसले को हल करने में ताख़ीर का बाकायदा बायस बन रहे हैं, और ये एक नाज़रीन बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि वो कौन सा ऐसा क्लाउड है जो कि इस इजरा के ख़िलाफ़ अपना जो असर व रसूख है वो मुसलसल तौर पर लगा रहा है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल डेवलपमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इंतहाई अहम है, जिस बैनुल-अक़वामी सतह पर 5G के लिए 2500 मेगाहर्ट्ज़ पर मुख्तस किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान 2023 में 5G शुरू करना चाहती है, लेकिन चंद कारोबारी अफराद की वजह से मुश्किलात का सामना है। अब ये नाजरीन एक बड़ी अहम बात है, और क्या वो मुश्किलात दूर हो पाएंगी या नहीं, दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। आलमी सतह पर 5G टेक्नोलॉजी तेज़ी से अपनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी मनसूबाबंदी के मराहिल में है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, 5G ऐसे फ़वाइद के हामिल टेक्नोलॉजी है जो तालीम, तिब्बी तहकीक और ज़राअत जैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए अहम है। 5G से पाकिस्तान में नई नौकरियाँ और कारोबार पैदा हो सकते हैं, GDP बढ़ सकता है। ये कुछ बहुत बेसिक फ़वाइद हैं जो कि हमें इमीडिएटली हम इसको इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़ाहिर है इसके अलावा जो दीगर जिनके जो एक रिपल इफ़ेक्ट्स हैं या रिपल इफ़ेक्ट्स के तहत जो फ़वाइद हैं वो इससे ज़्यादा उसका नंबर है। 5G के मामले पर स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होना चाहिए, कानूनी जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए ताकि इसके बरवक्त इजरा को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पे थोड़े आने वाले अपने प्रोग्राम्स में मज़ीद हम लोग गुफ्तगू करेंगे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल डायनामिक्स जो कि हम साथ साथ ही लेकर चलेंगे। लेकिन इस तरफ एक इंट्रो के हवाले से एक इब्तिदाइया देना
और एक इब्तदाई तौर पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी समझा। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सियासी तौर पर अपनी गुफ्तगू को ओरिएंट करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेरी वार्म वेलकम नाजरीन। सियासी तौर पर अपनी गुफ्तगू को कुछ ओरिएंट करते हुए चलते हैं और कुछ खास अहवाल पर नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और जो अपने हवाले से होने वाले मामलात हैं, अदालती मामलात हैं और जेल ट्रायल है, उनके अहवाल से चैलेंज कर दिया है इस पूरे मामले को अदालत में, और फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और बहुत सारी दीगर भी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन इनको कुछ समराइज़ करते हुए पॉइंट्स नाजरीन देखते चलिएगा। बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा, इन दोनों के जो बयानात हैं और उसमें जो तेज़ी है और जो एक अग्रेशन है वो भी यकीनन दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर हम अलग से जो है वो बात करेंगे। लेकिन अभी नाजरीन इन अहवाल से फॉर द PTI's पिटिशन ऑन द मैटर कुछ चीज़ें देखते चलिएगा और मौलाना साहब के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को जो है वो चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसातत से दायर की गई है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाते हुए कहा गया है और इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई करने का इख्तियार ही नहीं है, ये मतन है दरअसल। और इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो कि गैर कानूनी है। मजीद इसका मतन है, जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत इलेक्शन कमीशन को जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार दे, ये इस्तदा है। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो नाजरीन कंसर्न्स हैं, जिनका कुछ इजहार बुक्टी साहब ने किया है, इंटीरियर मिनिस्टर केयर टेकर ने। फजल रहमान पर हमले से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। वज़ीर दाखिला का ये बहुत अहम बयान है जिसके ऊपर JUI का भी अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। गैर कानूनी मुकीम अफराद में से 4,82,000 जो जायद वापस हैं वो चले गए हैं। और इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क में सियासी रहनुमाओं पर हमले की एक तारीख है। ये भी सरफराज बुक्टी साहब वज़ीर दाखिला के जो बयानात हैं उनका तसलसल है। माजी में शौकत अजीज़, बेनज़ीर भुट्टो और सनाउल्लाह ज़हरी पर इलेक्शन मुहिम के दौरान हमले हो चुके हैं। तो लिहाजा क्या ये कंसर्न्स वेल प्लेस्ड हैं? मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि हमें जो कैंपेन है उसका भरपूर तौर पर मौका नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कैंपेन ज़ोरों शोर से खैबर पख्तूनख्वा में आगे बढ़ा रहे हैं और उनके बल्कि उस कैंपेन के दौरान उनको कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की रुकावटों का भी और बंदिशों का भी मुसलसल तौर पर जो बता रहे हैं वो कि सामना करना पड़ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से नाजरीन बात अपनी ओरिएंट करेंगे कि किस किस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। लेकिन नाजरीन जो आज बिलावल साहब ने बात की, आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक और नई उन्होंने तजवीज़ दी और उनको और पूछा कि भाई आप आकर ऐसी क्या चीज़ कर लेंगे जो आप पिछले 3 मरतबा में नहीं कर पाए। ये सुनिएगा बिलावल साहब ने किन अल्फाज में ये वाला बयान अपना दिया है। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जी नाजरीन, जो शख्स पहले फेल हो चुका है, फेल होने का भी जो है कह दिया है बिलावल साहब ने और कहा है कि वो फेल हो चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भी बिल्कुल वो पीछे नहीं रही और इन तमाम तर इल्ज़ामात का उन्होंने भी भरपूर अंदाज में जवाब दिया है, बड़े अग्रेसिव अंदाज में जवाब दिया है और उन्होंने शर्म की तलकीन की है। सुनिएगा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है इन अहवाल से। नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला। नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। झूठे मुकदमों में जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ अदालतों में भुगत रहा है। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड। जी नाजरीन, वो कहती हैं कि क्या ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए आपको। इस सवाल का जवाब जानते हैं और फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम तर पार्टी से बहुत
वोकल और अपनी पार्टी से बड़े पर्टिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं। लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्टीज दोनों हम आपसे हासिल करेंगे ऑन योर साइड्स पर्सपेक्टिव। वेरी वार्म वेलकम बैरिस्टर साहब। नाज बलोच साहिबा नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं तमाम तर बहस में। वंस अगेन अ वेरी वोकल एंड वेरी प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ अ पार्टी। वेरी वार्म वेलकम आपको भी नाज बलोच साहिबा। और लालचंद माली साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर कौमी असम्बली हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम तर बहस में अपनी जमात का जो व्यू पॉइंट है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद माली साहब। बैरिस्टर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। पहले फेल हो गए, अभी आप क्या और कौन सा नया पर्चा या नुस्खा है मुस्लिम लीग नून के पास या नवाज शरीफ साहब के पास कि वो चौथी दफ़ा फिर अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं? बिलावल साहब के इस सवाल का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, मुझे उनकी तकरीर सुन के बिलावल साहब की बड़ी हंसी आई, और वो इसलिए कि जिस पर्चे की बात कर रहे हैं बिलावल साहब, इस पर्चे में हम 3 दफ़ा बैठे और हमने 10 में से 9 या 8 नंबर लेके बैठे हैं, कामयाब हुए हैं। आज पंजाब का कंपैरिजन आप कर लें पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे से, आज हमारे टाइम का, हमारे अदवार का कंपैरिजन कर लें किसी और टाइम से, अगर आप मियां नवाज शरीफ की जमात के लोगों के प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो मुल्क खोखला हो जाएगा। ये बिलावल साहब एक यंग लीडर हैं, ही इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को हमें तनकीद करने से या क्यों अपना वो कर रहे हैं। अपने काम की बात करें, हम तो उनको छेड़ते ही नहीं हैं। बताएं कि कराची के डिफेंस से लेकर लियारी तक जाने वाले लोगों की कमर क्यों दर्द कर जाती है। ये एक रोड नहीं बना सके, ये अपने 20 साल के अदवार में जो वहाँ बैठे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे सके। और बिलावल साहब देखें, इनकी हुकूमत हमारे साथ चलते रहे हैं, आप एक साथ इन्होंने अपनी सियासी सोच को पीछे छोड़ के, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के मुल्क की मैशत को बचाया। उन बहरानों के खिलाफ या उन माइंस के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने बिछाई, जो पाकिस्तान को तारीखियों में लेके जाना चाहते थे, तो हमारा मौजना जो है वो किसी जमात के साथ हो नहीं सकता। हमारा मौजना क्या ये आज पंजाब में खड़ा होके कह सकते हैं, ये लाहौर में खड़े होके कि लाहौर वालों तुम्हें हम कराची की तरह बनाएंगे? ये पंजाब में खड़े होके कह सकते हैं कि पंजाब वालों तुम्हें हम सिंध की तरह बनाएंगे? मतलब लोग भाग जाएं, लोग कहें की गल्ला कर रहे हो भाई, तुसी वापस चले जाओ। ये हम सिर्फ वी आर द ओनली वंस who have delivered again and again and wherever we have gone through। हमारा एक बंदे नहीं, हमारा वर्कर, हमारा मुस्लिम लीग नून का एक MNA जिस इलाके से गुजर गया, उस इलाके को बहालियां, उस इलाके में काम, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पता नहीं क्या क्या हम बना के गए। और पाकिस्तान में आज सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़े हॉस्पिटल्स के जो जाल हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़े, ये तो कभी एक अस्पताल गिनाते हैं, एक रोड गिनाते हैं, एक छोटा सा पुल गिनाते हैं, इस तरह गिनाते हैं जो पूरा मुल्क आपका 150 किलोमीटर में है। ये मुल्क हजारों किलोमीटर में है, या हजारों किलोमीटर के बॉर्डर्स हैं, हजारों किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स हैं, और वो ये इस मुल्क की कामयाबी है। और पाकिस्तान दानियाल साहब वो कहते हैं कि अगर इतनी कामयाबियां हैं तो फिर आप लोग बराबर के मौके लें और सबसे आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आप कंटेस्ट करें। ये तासुर है कि यू आर द फेवरेट चाइल्ड एंड यू आर द फेवरेट कैंडिडेट, ये तो फिर नहीं होना चाहिए ना। फिर आप अपनी इसी कारकर्दगी पे लड़ें इलेक्शन, आप जीत जाएंगे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। मोना, हम तो इसी कारकर्दगी पे लड़ रहे हैं। हमने क्या चीज़ फेवरेट मांगी है या हमें क्या फेवर मिल रहा है? ये फेवर जो बिलावल साहब मुझे बात बताएं, सिंध का सूबा इनके पास था, पूरी हमारे पास तो कोई सूबा भी नहीं था। हम तो कहीं खड़े होने की हमारे पास जगह नहीं थी। हमने मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल जेल में गुजार के आए हैं और बाहर गुजार के आए हैं, 1.5 साल उन्होंने जेल में गुजारी हैं। मरियम साहिबा ने अपना जेल में टाइम पूरा किया। हमारा कोई लीडर पार्टी का मेरे समेत ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अभी तक एज ऑफ टुडे कोई केस ना चल रहे हो। हमने दहशतगर्दी, हमने पता नहीं क्या क्या पर्चे हमने भुगते, हमने पूरे इलेक्शन कैंपेन में भुगते। मैं एक बात बताऊं कि बिल्कुल मोना, आज भी हमारे ऊपर, कल हमारे हनीफ अब्बासी साहब की तारीख थी, मेरे अपने ऊपर जो दहशतगर्दी के पर्चे चल रहे हैं, हम आज भी दहशतगर्द हैं, हमारे आज भी केस चल रहे हैं, हम आज भी पाकिस्तान में कभी किस अदालत में बुलाया जाता है, कभी किस में। और मुझे बिल्कुल वो भी कभी ऑब्सकॉन्डर भी है, दहशतगर्दी के जिम्मात भी लगे हुए हैं, क्या है इन सब लोगों को। हमें कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? हम क्योंकि हमारे 4 साल जेल गुजारने के बाद सबने अपनी चीजें पूरी करने
के बाद आज अगर उनको कोर्टों से रिलीफ मिल रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। मियां नवाज शरीफ को 4 साल लग गए एक अपने आप को उस केस में बरी करने में, मैं ये मामला आगे ले जाती हूं दानियाल साहब, और आपसे ये जेल ट्रायल के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और मुझे इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया गया, वो गलत है। तो हम तो बात सुने, हम कारकर्दगी की बात करते हैं, हम तनकीद नहीं करते। और आप 21 अक्टूबर को देखिए, इनका भी इलेक्शन 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के तमाम आवाम ने, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। अब वो गरीब है, वो बेरोजगार है, वो महंगाई से तंग है, वो मुश्किलात में पूरा वो बना हुआ है। वो बंदा अगर अपनी उम्मीद की किरण मियां नवाज शरीफ को समझता है और नाज बलोच साहब के लीडर को कहता है बिलावल एक नौजवान है, मेरी उम्मीद की किरण वो नहीं है, मेरे मसलों का हल एक एक्सपीरियंस और वो बंदा निकाल सकता है जो उसके पास पाकिस्तान में डिलीवर की है। मेरी उम्मीद है नवाज शरीफ है। मैं ये मामला आगे ले जाती हूं, अलाउ मी दानियाल साहब, लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन बेरोजगारों को गालियां दें जो ये बात कह रहे हैं। जो दो लोग तशरीफ फरमाए यानी नाज साहिबा और मालही साहब, वो आपके ना सिर्फ जो अपोजिंग जमातें हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं बल्कि कराची के बाशिंदे हैं, कराची के रिहायशी हैं। तो आपने चूंकि कराची ओरिएंटेड भी एक बात गुफ्तगू की है अपनी। नाज बलोच साहिबा, क्या करें भाई, अगर उन्होंने ऑलरेडी फैसला दे दिया है अवाम ने और बता दिया है 21 अक्टूबर को, आप लोगों ने भी वो अजीम शान जलसा जो दानियाल साहब कह रहे हैं वो आपने भी देख लिया है, तो गालिबन इसी वजह से फिर आप लोग ये एक बिलावल साहब कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी भी पे बात कर रहे हैं। व्हाई डू यू ऑलवेज रिजॉर्ट टू क्रिटिसिज्म ऑन नवाज शरीफ? मतलब बिलावल साहब के पास और कोई बेहतर बात नहीं है करने को, वो ये कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ना, मैंने अभी बात सुनी, मेरे भाई दानियाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गरज के बरस रहे थे और कराची के ऊपर और सिंध के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। उनका हक है, आप करें तनकीद। मैं तो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ जो बहुत ही एक टॉलरेंट और इंक्लूसिव सियासी जमात है और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके खून के ऊपर जो है रंग के उसके बाद जाके मुल्क में जमहूरियत आई, वरना किसमें दम खम था आमिर को हिला के हटाने का और पाकिस्तान में जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए अजीम कुर्बानी। जब कुर्बानी की बात आती है तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे होती है, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी हो, चाहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानी हो। तो कुर्बानियों का सिलसिला तो हमने दिया है ना, अगर कोई भूल जाए तो हम क्या करें। 12 साल के झूठे मुकदमात में आसिफ जरदारी साहब ने जेलें काटी और उसके बाद जो है वो सुखरू हुए कि वो तमाम मुकदमात जो है वो झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर थे। फिर उसके बाद एग्जाइल की बात हो या जो चीज़ें हो, इन तमाम चीज़ों में हम बहुत कुर्बानियों के सिलसिलों में आगे हैं। बेनज़ीर साहिबा भी ज़ाहिर एग्जाइल में थी जी मोना, और अगर आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो कारकर्दगी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा किया है, तभी सिंध के लोग हर बार हुकूमत जो है बनाने का मौका देते हैं। ये बड़े पते की बात है दानियाल साहब। कारकर्दगी कराची में कुछ ना कुछ तो है, तो मेयर जियाला बना है पीपल्स पार्टी का। कारकर्दगी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं है ना, कि हर डिस्ट्रिक्ट आप देखें, डिस्ट्रिक्ट साउथ में जाएं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में जाएं, डिस्ट्रिक्ट मलीर में जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूसी लेवल पे, टाउन लेवल के ऊपर और उसके बाद जाके एमएनए तक कराची से जब चुन के आती है, जहां पीएमएलएन के शायद एक एमएनए भी नहीं आते, तो कुछ तो कारकर्दगी है ना मेरे भाई। आप आए कराची देखें तो पूरे पाकिस्तान में सेहत में सबसे आगे सिंध क्यों है? क्योंकि सिंध के अंदर मुफ्त जिगर की पैबंदकारी न सिर्फ कराची शहर में बल्कि सक्खर में और हैदराबाद में और रिमोट इलाकों के अंदर भी हमारे पास जिगर की पैबंदकारी और फ्री किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत और कार्डियोलॉजी के बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमारे पास मौजूद है। हमने एक अस्पताल के ऊपर कभी सियासत नहीं की। हमारे पास एसएमबी ट्रॉमा सेंटर देख लें, आप जाके हमारे कार्डियोलॉजी के यूनिट जाके देख लें। ये हम नहीं कहते, ये अवाम देखती है, इसीलिए हमें वोट करती है। ये वैसे आपने बड़ी अहम बात की है, आपने कहा है कि ठीक बात है एमएनए कितने हैं पीएमएलएन के। मैं पूछती हूँ दानियाल साहब से, मेरे ज़हन में तो नहीं है कि पीएमएलएन का कोई एमएनए कराची से या सिंध से हो। मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूं। बीआईएसपी जैसा प्रोग्राम हमने सिर्फ सिंध के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया। मेरे भाई दानियाल अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई 1-1.5 किलोमीटर नहीं और ये तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर के ऊपर जो है हमारे बॉर्डर्स हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाकिस्तान भर के लोगों के लिए बीआईएसपी जैसे प्रोग्राम बनाए, हमने डिलीवर किया है। मेरा ख्याल है कि ये सियासत का एक हिस्सा है। हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं और हमें हक है एक दूसरे पर तनकीद करने का। हम जो कह रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं
कि जो गलती माजी में पीटीआई ने बहुत ही माजी हाल में जो पीटीआई ने गलती की, अपने आप को बार बार टैग किया। आप जब अपने आप को टैग कर देते हैं, आप जब लोगों को इंप्रेशन देते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सपोर्ट हासिल है, जो कि नहीं। अच्छा, यही बात है। मैं नाज़ बलोच साहिबा, मैं इस नुक्ते नजर के ऊपर आपके आऊंगी। आप जो कह रही हैं कि ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट हासिल है, वो कह रहे हैं भाई हम तो अभी भी केसेस भुगत रहे हैं और उन्होंने अपने केसेस भी गिनवाए हैं। मैं लेट मी गेट दिस पॉइंट अक्रॉस। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखें, ये हमारी शायद तरबियत का भी हिस्सा नहीं है और हमारी पार्टी कभी हमें इस चीज के ऊपर इनकरेज नहीं करती कि हम जो है किसी के ऊपर इस किस्म की जातियात के ऊपर बात करें, लेकिन अलबत्ता हम सियासत पे बात करते हैं, सियासी तनकीद करते हैं और सियासी गुफ्तगू की हम इस वक्त बात करें। बिल्कुल, ये कि अगर केसेस से तो ये लोग अक्विट नहीं हुए, ये वैसे बात जो है ना, ये दानियाल साहब ने ये एक पॉइंट उठाया था अपने दिफा में और इस तमाम तर क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। बट माली साहब, 14 MNA सर आपके भी इलेक्ट हुए थे पिछले इलेक्शन में, जाहिर है कराची से बहुत भारी भरकम मैंडेट मिला, फिर जाहिर है आप लोगों ने डिलीवर नहीं किया, क्या प्रॉब्लम बनी? क्योंकि नाज़ बलोच साहिबा की बात वजह है कि शायद 2018 के जनरल इलेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी पीपल्स पार्टी को शहर कायद से, लेकिन ये कि उसके बाद तो फिर उन्होंने बड़ा कमबैक किया है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। अभी मेयर भी ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का है और जो बल्कि MNA भी जो बाय इलेक्शंस थे, मुझे याद है कराची का बाय इलेक्शन था, हकीम बलोच साहब ने हराया था इमरान खान साहब को। तो ये कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया है ना, लोगों को मायूस किया है, इसीलिए फिर वो आपके पास से भी उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, हम पुराने के साथ ही ठीक है। शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं तो पहले मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, ये पानामा केस कुछ भी नहीं है और कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे। ये दोनों सियासी पार्टियां ये पाकिस्तान की अवाम का हाफजा इतना कमजोर समझती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये कारकर्दगी बताते बहुत दूर तक निकल जाते हैं, लेकिन ये सब PDM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी खत्म हुई है। ये 16 माह की गवर्नेंस आपने देख ली है। ये इनकी पूरी सियासी तारीख का आईना है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या करते रहे हैं। 13% से महंगाई आज आप देखिए 42% पे ये ले गए हैं। तो डॉलर 150 से 300 पे ले गए, पेट्रोल 150 से 300 पे ले गए और जो GDP ग्रोथ है जो PTI ले गई थी 6.17%। अच्छा, इसका मौजूदा इल्जाम आप किसको ठहराते हैं माली साहब? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहते हैं ये मईशत का जो भट्टा बिठाया है 16 माह की हुकूमत ने, वो PMLN ने बिठाया है, क्योंकि तमाम मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज उनके पास थी। हमने तो अपने मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। मोना, देखें, मेरे कहने से या इनके कहने से कुछ नहीं होगा ना, फिगर्स स्पीक। अभी जो नेशनल अकाउंट कमेटी ने जो फिगर्स दी है उसने बताया है कि PTI के दौर में जो 6.17% थी ग्रोथ रेट इकोनॉमी की और इन्होंने बताई ज्यादा थी 0.37, लेकिन एक्चुअल थी 0.17। तो ये कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम को ना ही बताएं तो बेहतर है। अब ये दोनों पार्टियां, मैं आपसे ये अर्ज करी थी माली साहब, रिस्पॉन्सिबल कौन है आपकी नजर में? पीपल्स पार्टी भी आप समझते हैं कि इस बिगाड़ की जिम्मेदार है, या फिर आप भी पीपल्स पार्टी की तरह तमाम तर जो इसका खमियाजा है वो PMLN पे डाल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें, ये जो भी फैसले हुए, ये जो महंगाई की, ये जो अवाम की कमर तोड़ दी गई, वो फैसले तो कैबिनेट करती थी, उसमें बिलावल भुट्टो साहब खुद बैठते थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब खुद बैठते थे। ये नहीं कह सकते, ये देखिए ये ड्रामेबाजी अब कौम जान गई है कि आप आए, आप इक़्तिदार में जब अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करना हो, तहफ़्फ़ुज़ देना हो, ये वही कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन पे कोई ज्यादा केसेस नहीं बनाए थे, इनके केसेस चोरी के, करप्शन के एक दूसरे पे बने हुए थे। जब इनके मुफादात को जो ठेस पहुंच रही थी तो ये मिलके इन्होंने हुकूमत बना ली। अब इनके दरमियान और कोई झगड़ा नहीं है। एक कहते हैं कि सर्डिगल हो गई है, यानी हमारी बातचीत हो गई है, अब हम हुकूमत बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी कहती है अब साडी बारी है। दैट इज द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्होंने किया था कि एक बारी हमारी, ये एक बात बारी है आप कहते हैं। हाँ। तो इनका झगड़ा ये है, क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग चले आपने तो सिंपलीफाई कर दिया फिर बिलावल भुट्टो, एक बात मैं कह दूं कि यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब कोयटा में जाके जलसा करते हैं, जहां पर नवाज शरीफ जाकर होटल में जाके कन्वेंशन करते हैं, वहां पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट सील किया जाता है। आज बाजोड़ में जब वर्कर कन्वेंशन होता है तो वहां पे रोड को छोड़
के खंदकें जो है वो खोद दी जाती हैं ताकि वो कन्वेंशन ना हो सके। हमारी पूरी लीडरशिप जेल में है, हमारे चेयरमैन जेल में है, हमारे पीछे इलेक्शन कमीशन को लगाया हुआ है। तो ये है एक जो ज्यादती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से साथ हो रही है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी मजे में है। और इसके बेनिफिशियरी कौन है माली साहब? इसके बेनिफिशियरी क्या PMLN है या पीपल्स पार्टी? ये दोनों है। आप इस पे मुझे एक जुमले में जवाब दे दें, मैं फिर ब्रेक पे जाके पूछूं इन दोनों पार्टी। तो PGM और पीपल्स पार्टी पूरी बेनिफिशियरी है। आप अच्छा, दोनों बेनिफिशियरी और नवाज शरीफ और ये भी आप यकीन समझे, ये इनके इख्तलाफात सिर्फ 8 फरवरी तक है। 8 फरवरी के बाद इनके जो पहला बयान आएगा कि हम एक थे और एक हैं और एक रहेंगे, ये आप देखिएगा, ये कौन देखेगा। अच्छा, ये भी आप कहते हैं मुमकिन है और ये हो सकता है। मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आऊंगी तो मैं माली साहब से भी वैसे पूछूंगी। जावेद लतीफ साहब ने भी भरपूर तनकीद की है इस हवाले से कि चिकन मटन एक्सरसाइज मशीन और बहुत कुछ जो है वो दिया जा रहा है बानी PTI को जेल में, इमरान खान साहब को। तो ये कि वो कह रहे हैं कि भाई ये वाली जो सहूलियात हैं, तो यानी अभी भी कोई जो फेवर वाला एलिमेंट है क्या एग्जिस्ट करता है उनके लिए? आफ्टर ब्रेक नाजरीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जो पेशन गोई की है बिलावल साहब ने आज, वो भी बहुत अहम है। एंड आई मस्ट आस्क दानियाल साहब, क्योंकि ये दूसरा रोज़ है जब नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में और उनकी जो बातें हैं उसमें एहतसाब का नारा फिर से बुलंद होकर सुनाई दे रहा है। बिलावल साहब की पेशन गोई सुनिए, दारों से लड़ाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। 3 बार भुगत चुके हैं, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा। फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा। नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। जी दानियाल साहब, इस इंकिशाफ का जवाब फरमाइएगा। बिलावल साहब कहते हैं कि फिर अभी नवाज शरीफ साहब ने लड़ना है, उन्हीं से लड़ना है जो उनको इक्तदार में लेके आएंगे और फिर नुकसान अवाम का होगा। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये दुरुस्त समझी जाए कि गिवन के नवाज शरीफ साहब फिर अब आजकल एहतसाब की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें इक्तदार नहीं चाहिए, हमें मुहासबा भी करना है उन किरदारों का। नहीं, देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि देखें आप अपनी कारकर्दगी नहीं कर रहे। आप उनको तकरीर में बिलावल मेरे भाई हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, मेरा खुद अपना ज़ाती बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, तो मैं उस तरह शायद तनकीद नहीं कर सकता। अगर कोई और कर रहा होता तो मैं बहुत खुल के बात करता। मैं सिर्फ ये एक चीज़ कहूँ कि देखें, जब एक बंदा विक्ट्री स्पीच देता है तो उसकी स्पीच में ना एक कामयाबी नज़र आती है, सबको साथ लेके चलने की बात आती है। वो अपनी कारकर्दगी की बात करता है, वो बात करता है कि मैं किस तरह डिलीवर करूँगा, मैं किस तरह डिलीवरेंस की सियासत करूँगा, मैं मुल्क को किसको आगे लेके जाऊँगा। देखिए आज भी उनकी जो तकरीर है वो क्या पिच करना चाह रहे हैं, वो ये पिच करना चाह रहे हैं कि जिनको आप चूज़ करें वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है, आप हमें चूज़ करें, आप हमें पिक करें। हम अपने आप को, तो बेसिकली वो अपना रिश्ता भिजवा रहे हैं, वो अपना रिश्ता भिजवा रहे हैं और अगले मंजूर नहीं कर रहे। अब जिनको भिजवा रहे हैं वो नहीं कर रहे, हमारी गलती तो नहीं है भाई, ये हमें तो क्यों रगड़े हो, कुछ और बात करो, कुछ और करो, बोलो कि हमने ये किया तो हम बेहतर कैंडिडेट है, हमने ये किया तो इसलिए हमारा हम अच्छा बात पक्की हो गई है ना उस रिश्ते में या नहीं, अकॉर्डिंग टू बिलावल साहब। अब जब आपने जी हम हमारी 21 तारीख को बात पक्की से बात बहुत आगे निकल गई थी, ठीक है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया है, उनकी जमात ने डिलीवर किया है, बार बार किया है। और बिलावल साहब, मुझे लगता है कि बेहतर सियासत ये होगी कि जैसा जरदारी साहब ने भी बोला कि अपनी डिलीवरेंस के ऊपर उन्होंने कहाँ काम किया, क्या उनकी कारकर्दगी है, मुल्क को आगे बहरानों से कैसे निकालेंगे। देखिए इस मुश्किल टाइम पे क्या नाम है, आप बताएं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर बात करें, आप मैशत को बेहतर करने की बात करें, मुल्क को जोड़ने की बात करें, उन लोगों की बात करें जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, उनको सजा देने की बात करें। यानी आप आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आप दोनों मिलकर PTI के ऊपर चढ़ाई करें, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करना छोड़ें। ये बात है। नहीं मौना, देखें एक सेकंड बात सुने।
अगर हाँ। ये नहीं देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे साथ आपकी दाल नहीं गल रही और आप उन लोगों को कांटेक्ट करें या उनको अप्रोच करें जो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व रहे हैं, जो 9 मई के वाकयात में लिस्टों में नाम रहे हैं, तो ये बड़ी गलत सियासत होगी। बिलावल साहब 9 मई वाले किरदारों को अप्रोच कर रहे हैं, ये तो आपने इंकिशाफ कर दिया है पलट के। हमें तो नहीं इल्म है इस बात का। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान की अवाम ने इनको उठा के बाहर फेंका है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक एजेंडे के थ्रू आए थे, एक एजेंडे के थ्रू पाकिस्तान में माइंस बिछा के गए। और अभी ये जो बात कर रहे थे, मुझे बताएं कि जब डॉलर 100 रुपए का था, जब रोटी 5 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपीज का था, ये तब भी रोडों पे थे, ये तब भी मुल्क को जम बंद करने की बात कर रहे थे, ये तब भी मुल्क को पीटीआई वाले आग लगाने की बात कर रहे थे। एक सेकंड में दानियाल साहब, अभी मैंने आपसे कर्ज की है बात, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। और आप जब इनको कांटेक्ट करते हैं, जब आप इनको कांटेक्ट करते हैं और या आपकी जमात के लोग इनको कांटेक्ट करते हैं, मोना इन लोगों को जब ये कांटेक्ट करते हैं, इनकी जमात के लोग कांटेक्ट करते हैं, तो ये वो रेड लाइन है जो हमने इकट्ठी लगाई थी, हम सब दोनों ने मिलकर लगाई थी। ये दानियाल साहब, रेड लाइन जब भी हम क्रॉस करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। थोड़ा सा क्लैरिटी दें। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब कांटेक्ट कर रहे हैं 9 मई के लोगों को? हमें तो नहीं पता इस बात का, ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं, कि रेवलेशन है ये हमारे लिए। बिल्कुल खाली 9 मई के लोगों को कांटेक्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ आप उन लोगों को जो सरे दस्त इन्वॉल्व रहे हैं, वो रावलपिंडी हो, वो और हलकों में हो, उनको कांटेक्ट किया जा रहा है और ये गलत सियासत है। हमें डिसरिगार्ड करना चाहिए, यानी पीएमएल पीपल्स पार्टी जो है करना चाहिए, इनको कंडेम करना चाहिए। खान साहब को कांटेक्ट कर रहे हैं, खान साहब से कोई राब्ते हैं, पीटीआई से राब्ते हैं, ना इस मुल्क में जगह है, ना हम इनको चलाएंगे। नहीं, खान साहब के साथ तो नहीं, लेकिन जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उन लोगों के साथ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा इल्जाम है। नाज बलोच साहिबा, इसका जवाब फरमाइए आप। और इसको मैं तो कहता हूं नाज साहिबा को इसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। नहीं, कंडेम तो तब करें पहले जब वो अग्री करें आपसे। में भी है तो वो गलत है और हम उनके साथ कभी भी नहीं चलेंगे। अगर नाज बलोच साहिबा अग्री करें, वो इत्तेफाक करें कि उनकी भी नॉलेज में है कि उनकी जमात के लोग 9 मई वाले लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तब वो कंडेम करेंगी ना नाज साहिबा? ये सही है ये इन्फॉर्मेशन? ये तो बहुत बड़ा इंकिशाफ है दानियाल साहब का, ब्रेकिंग न्यूज़ है। मोना, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं दानियाल को। अभी कल ही की बात है कि इस्तेकाम पार्टी गालिबन पीटीआई के निकले हुए वो तमाम जो 9 मई के बाद जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में जो है उन्होंने 9 मई से अपने आप को साइडलाइन किया, जो कि शायद शामिल भी थे लोग 9 मई के पूरे मामलात के अंदर, पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा, और उनमें से एक शाख बन गई इस्तेकाम पार्टी। कल वो मिले हैं इनसे और बहुत ही इत्तेहाद की भी खबरें गरम है। बिल्कुल, मतलब लुक हु इज टॉकिंग, अब आप क्या बातें कर रहे हैं? मतलब खुद आप पूरी की पूरी पीटीआई निकल के अगर एक पार्टी बन जाती है और फिर आप उनके साथ खुद बैठकर अलाक करते हैं, उनसे आप मुलाकात करते हैं, नए फ्रेंड्स और नए अलायंसेस की बात करते हैं, आपका हक है, लेकिन फिर आप दूसरों को ये बातें ना कहें। आप खुद आईना देखें तो आपको पता चलेगा जो आप इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं, दर हकीकत वो तमाम चीजें आप खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरगिज जरूरत नहीं किसी भी ऐसे शख्स के साथ हाथ मिलाने की जिसने पाकिस्तान की रियासत के रिट को चैलेंज किया हो, जिसने मुल्क में बदअमनी की हो, जिसने खाना जंगी करने की साजिश की हो, जिसने मुल्क में अवाम को इदारों के सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब आ गया है भाई बैरिस्टर साहब आपके ऊपर। बिलखुसूस जिन्होंने शोहदा के खानदानों की दिल आजारी की हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसने हर दौर में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और तो नाज साहिबा, ये जो रिश्ते वाली बात है, इसका भी जवाब फरमा दें इसी तसलसल में। देखिए, ये तो मेरे ख्याल है ये तो बहुत ही, वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब कह रहे हैं भाई डोंट सिलेक्ट नवाज शरीफ साहब, सिलेक्ट मी, आई एम अ बेटर चॉइस, मुझे रिश्ता दें। देखिए, बिलावल साहब को कोई जरूरत नहीं है कहीं से कोई रिश्ते की जो है फरमाइश करने की। बिलावल भुट्टो साहब का अपना जो सियासी कद और स्टेचर है, जो उनकी सियासी तरबियत है, जिन माँ की परवरिश से उन्होंने सियासत बचपन से घर में सीखी और जो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के साथ रहते हुए अपनी सियासत जो है खुद अमली सियासत का हिस्सा बने, तो मैं समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत कम उम्र से 19-18 साल की उम्र से जो उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर आके मुल्क की अपनी सियासी जमात की बागडोर संभाली, उनको सियासत सिखाने की मैं समझती हूँ किसी और को जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है
कि बात जो हम कर रहे हैं वो कुछ और है। हम जो बात कर रहे हैं वो नून लीग समझना नहीं चाह रही। हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत ही आपके सामने कुछ ही अर्सा कबल एक सियासी जमात जिसका नाम पीटीआई था, पीटीआई ने यही सब कुछ किया। उन्होंने आके एक तासुर, एक इंप्रेशन दिया कि वो एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके बाद आपने देखा कि पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी। और जब पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी तो वही पीटीआई जो है वो आकर जो है सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, मुल्क के अंदर बदअमनी और इंतशार की सियासत पे उतर आई। तो हम समझते हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो पूरे मुल्क के इदारे हैं, 22 करोड़ अवाम के इदारे। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है। बिलावल साहब ये नहीं कह रहे नाज साहिबा इन योर व्यू कि जी जमात को किसी एक वो तो लड़ेंगे आपसे, आप मुझसे बात कर ले, मुझे फिक्स कर ले, मैं नहीं लड़ूंगा। आपके व्यू में बिलावल साहब ये बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक जुमले का जवाब फरमा दें ताकि मैं माली साहब के पास ये मामला लेके जाऊं। नहीं, देखिए बिलावल भुट्टो साहब तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पहली तकरीर में इमरान खान को सिलेक्टेड कहा, और इमरान खान साहब उस पे तालियां बजा रहे थे। तो बिलावल भुट्टो साहब की तो सियासी नजर और बसीरत जो है वो इतनी तेज और इतनी शार्प है कि उन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन टू। हाँ, वैसे ये बात है दानियाल साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा खुद सिलेक्टेड कहता हो कुछ लोगों को, और वो खुद कल को सिलेक्ट होने के लिए वो भी तालियां बजाने के बाद पता चला कि उनको सिलेक्टेड कहा था बिलावल भुट्टो साहब ने। तो मैं समझती हूँ कि ये बातें जो है नहीं करनी चाहिए। एक चीज आप भाई, आपने इत्तेहाद किया है आईपीपी से, जो ब्रांच बनी है 9 मई के लोगों को, जो माफी का या जो वो ड्राई क्लीन करके जमात बनी है ना, तो आपने इत्तेहाद किया। दिस इज आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिप्लाई फ्रॉम नाज साहिबा टू यू बैरिस्टर साहब। मोना, अगर देखिए बात सुने, जो लोग आए हैं उस जमात में उन्होंने तो अपना सजा का अपना तयन चीज़ें करके कुछ कहीं खड़े हुए हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी तक ड्राई क्लीन भी नहीं हुए। अगर जो अभी तक नहाए धुले नहीं है, ड्राई क्लीन नहीं हुए, और उनको कांटेक्ट करें तो वो गलत बात है। दूसरा मसला, मैं आपको बताता हूं मसला हुआ क्या है। नाम बता। मसला ये हुआ दानियाल साहब, थोड़ी गुस्सा इनकी हमारी परेशानी की उलझन की सुलझन कर दे भाई, नाम बता दें आप। हु आर यू टॉकिंग अबाउट? ये इनको पता है जी, ये अपनी जो बेहतर इसको कर सकती हैं, बता सकती हैं। मैं नाम और लोगों के नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कर रहे हैं कांटेक्ट, नॉन स्टॉप कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे हलकों से लेकर, हमारे हलकों से लेकर रावलपिंडी, लाहौर, ये काफ़ी लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया है। और अच्छा, दूसरी बात देखिए, शायद इनको खुद ही पता है, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया है। तो इनकी अपनी पर डिनाइल आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और ये डिनाइल रहना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है, देखिए बिलावल साहब को असल मसला क्या हुआ है। अब असल मसला ये हुआ है कि जैसा जरदारी साहब ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा कि देखिए मुल्क बड़ा बहरान में है, मुल्क बड़े मुश्किलात में है। बिलावल साहब हैं एक ट्रेनी पायलट अभी, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी जमात के लीडर जरदारी साहब ने कहा कि अभी वो सीख रहे हैं। तो जब मुल्क वो भी चलाना सीख, अभी वो अपनी फ्लाइट की ट्रेनिंग सेशंस में है, तो मुल्क की जो भाग दौड़, ठीक है, मैं तफसीली तौर पे आती हूँ दानियाल साहब, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट ताकि मैं माली साहब की टर्न है अभी, अपनी पार्टी के लीडर ने ये बात इसलिए मैं आपके पास गई, मैंने कहा आपसे क्विक मैं रिस्पांस ले लूं, क्योंकि नाज साहिबा आई थॉट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, और आपने पलट के कहा है कि वो ड्राई क्लीन भी नहीं हुए, उनके साथ राब्ते कर रही है पीपल्स पार्टी। माली साहब, जावेद लतीफ साहब ने भी जाहिर है इजहार ख्याल किया हुआ है, और ये और नहीं, लेकिन हमारा अभी तक आईबी के साथ कोई कंसेशन, कोई बैठ की कोई मामला। अच्छा, अभी आप कहते हैं कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। मुलाकातें इनकी हो रही हैं, कुछ भी नहीं, बाकायदा मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे तो चले, कोई बात नहीं। कहते हैं मुलाकात बिल्कुल हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट कोई भी नहीं हुई। जी जी। माली साहब ये बताइएगा, अभी ये जावेद लतीफ साहब ने बात की है, मरियम नवाज साहिबा भी ये वाली बात कर रही है, और जमातों से भी करेंगे। अभी तक तो ऐसी कोई चांस नजर नहीं आ रहा मुलाकात वाली। माली साहब ये बताएं, ये जावेद लतीफ साहब ने भी बात की है, इसका जवाब कि अभी भी कोई तासुर एग्जिस्ट करता है ये कि चेयरमैन पीटीआई, एक्स चेयरमैन पीटीआई खान साहब, ये कोई तरीका नहीं है कि जो पाकिस्तान की खिदमत करे उसे सजा दी जाए, और जो पाकिस्तान में बिगाड़ पैदा करे उसे उसे चूल्हे हिला दे, पाकिस्तान के चूल्हे हिला दे। उसे आज भी 10 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी जगह पर रखा गया है, और वो कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे लिए इंसाफ के तकाजे और हों और उसके लिए और हों। तो ये जो लग्जरी ट्रीटमेंट है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता माली साहब, जो कि खान साहब को जेल में मिल रहा है। मोना, देखें, ये गुलाम लोगों की जहनियत कुछ इस तरह से होती है कि उनको अगर गुलाम बना के सहूलतें दी जाए तो वो खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी परिंदे को
आप केज में रख के उसको सारी सहूलतें दे दें और कहें कि उनकी तो बड़ी अयाशी है। वैसे भी लतीफ गिल साहब जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के फुटबॉल बने हुए हैं, तो उनका क्या बनता है वो देखेंगे। मोना, जब मोहतरमा वजीर आजम थी तो नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया था कि वो भारतीय एजेंट है और गद्दार है जी, और बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया कि नवाज शरीफ के लिए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये खान साहब का भी नारा था। देखिए, ये एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले फाइनली एक हो गए और अब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और उसके लीडर को इस तरह के सर्टिफिकेट ना बांटे तो बेहतर है। ये हुब्ब वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट अगर इन लोगों के हाथ में चले गए तो बाकी कोई बचेगा नहीं जिससे ये मोहब्बे वतन कह सके। हो सकता है कि वो हम उनसे कहीं ज्यादा मोहब्बे वतन हो। 9 मई के वाकयात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की है और बरमला की है और उससे बिल्कुल सही का ये ड्राई क्लीन वाली जो बात है, जिस तरह से अभी ड्राई क्लीन तो नवाज शरीफ हो रहे हैं। ड्राई क्लीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो छोड़ के जाता है तो उस पर 9 मई के वाकयात का कोई इल्जाम नहीं होता, लेकिन जो पीटीआई में मौजूद है सिर्फ ये इल्जामात उनके लिए ही हैं। तो एहतसाब की बात करते हैं आजकल नवाज शरीफ साहब, और वो पहले जो कहते थे कि भाई लोटू को लेना जो है वो थूक कर चाटने के मुताबिक है, तो आजकल ये लोटे नहीं लेने वाले हैं। आजकल ये पूरी लोटा पार्टी जो है वो खरीद करने के इनके इम्कान आप भी बढ़ गए आईपीपी की हैं। बात कर रहे हैं। हाँ, तो पूरी पार्टी है ना, उसमें तो एक ही बंदा नहीं है जो हमारी पार्टी के अलावा कहीं से उनके पास आया हुआ हो। तो पूरे जो लोटे हैं ये पूरे होलसेल में खरीदारी इन्होंने शुरू की हुई है। होलसेल तो इनका वो कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है माली साहब। वो कहते हैं मुलाकात हुई है, आप और नाज साहिबा बजे दें कि उनका इत्तेहाद करा रहे हैं आईपीपी से। जी, हम कुछ नहीं कहते, हम तो मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है, जो अंदरूनी कहानियां रिपोर्ट हो रही हैं, जिस तरह से हाथ बांध के ये बैठे हुए हैं पूरा इनका डेलीगेशन जहांगीर तरीन के सामने, और डान ने एक अखबार ने रिपोर्ट किया है कि सिर्फ हल्कू के कहने पे वकाए हैं। ये क्या करेंगे एहतसाब, ये क्या दिखाएंगे कारकर्दगी, ये वही बाजू है जो बार बार आजमाए हुए हैं। सही है, बड़ी आपने अहम बात ने कहा कि ये आप तो कोई बात नहीं कर रहे, जाहिर है कुछ है, कहीं धुआं उठ रहा है तो इसीलिए उठ रहा है चूंकि आ गए। खैर, आई थैंक द लेडी एंड जेंटलमैन और आपके नाजरीन देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।